2020 वाला यूपी। खूबसूरत इमारतों का रंग खो देना, बिना निवालों के मायूस चेहरों का रो देना, बेहिसाब उम्मीदों को इतनी निर्ममता से धो देना। वर्ष 2020, इस साल बहुत कुछ गुजरा है, बहुत कुछ गुजर रहा है। हर बुरी खबर के साथ लोगों के जहन में आया कि यह साल कब गुजरेगा। 2020 लोगों की जिंदगी का एक ऐसा अध्याय है जिससे बुरे वक्त में भी लोगों को हौसला बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। यह साल सड़कों पर थका हुआ सा है, मजबूरी में रुआसा सा, उस रेगिस्तान सा जहां सब मटमैला है, चढ़ा सूरज चिढ़ा रहा है। बदलना जरूरी है, चलना जरूरी है। बाकी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने बहुत जिम्मेदारी के साथ आप तक हर खबर पहुंचाई है। लोगों की मुसीबतें क्या हैं, सवाल क्या हैं, सरकार तक हर जानकारी पहुंचाई है। 2020 में जनवरी से जुलाई तक यूपी इन खबरों के इर्द गिर्द रहा है। आइए देखते हैं। 2020 की शुरुआत के साथ लखनऊ के क्लॉक टावर पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हंगामा जारी था। क्लॉक टावर के नजदीक लगा प्रदर्शनकारियों का टेंट, माइक, जिस पर 18 जनवरी को इस बात का शोर था कि यूपी पुलिस ने उनके कंबल छीन लिए, अलाव पर पानी फेंक दिया है। लेकिन नागरिकता कानून के नाम पर हो रहे इस हंगामे में सच को एक विशालकाय झूठ के पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश हो रही थी। लखनऊ पुलिस ने साफ किया कि उनकी भी मां बेटियां हैं। हाँ, वे उपद्रवियों पर लगाम कसने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना उनका मकसद नहीं है। प्रदर्शन के बीच सर्दी से ठिठुरता उत्तर प्रदेश सुर्खियों में छाया हुआ था। हर बदलते दिन के साथ लोगों को इंतजार था सर्दी के बीतने का। लखनऊ में सीएए के हंगामे से पहले यूपी ने एक खौफनाक तस्वीर भी देखी थी। 6 जनवरी की रात उत्तर प्रदेश के गौरव चंदेल की ऑफिस से घर लौटते वक्त हत्या कर दी गई थी। गौरव की हत्या के बाद उनकी कार भी गायब थी। गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करने वाले गौरव चंदेल का शव गौड़ सिटी के पास मिला था। नोएडा के नए कमिश्नरेट सिस्टम के बाद यह प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इस घटना की जांच में मिर्ची गैंग का नाम सामने आया था। बदलती तारीखों के साथ महीना बदला। तारीख 2 फरवरी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्लोब पार्क के ठीक सामने सुबह के वक्त हिंदूवादी नेता रंजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद हुई इस घटना ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के होश फाख्ता कर दिए। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की टीम मौके पर पहुंची। हर पहलू को बारीकी से समझते हुए कई सवाल खड़े हुए। सवाल यह भी कि रंजीत बच्चन की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी मीडिया से मुखातिब है, लेकिन दूसरी कहां है? पुलिस ने हत्या की इस गुत्थी को सुलझाया तो पता चला कि रंजीत बच्चन की दूसरी पत्नी स्मृति ने अपने प्रेमी की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया था। प्रदेश के बदलते हालातों के बीच 5 फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने अयोध्या में तैयार होने वाले राम मंदिर के निर्माण के लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। इसके साथ ही ट्रस्ट में शामिल होने वाले लोगों को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया। बीतते साल के साथ अब कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्पष्ट कर दिया है कि जनवरी 2021 के किसी भी हफ्ते वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो सकता है। लेकिन क्या आपको याद है कि फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश के आगरा और नोएडा में कोरोना के शुरुआती मामले सामने आए थे। तारीख 13 मार्च खबर प्रकाशित हुई कि कोरोना की वजह से यूपी में 22 मार्च तक स्कूल कॉलेजों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तब तक यूपी में कोरोना के महज 11 मामले थे। भारत में कोरोना के मामलों की वजह से सरकार की टेंशन बढ़ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 22 मार्च को लगने वाले जनता कर्फ्यू की जानकारी दी। कोरोना के बीच सबसे ज्यादा जिक्र निर्भया के दोषियों की फांसी को लेकर था। मेरठ का रहने वाला पवन जल्लाद दिल्ली पहुंच चुका था। फिर 20 मार्च को निर्भया के सभी दोषियों को फांसी दे दी गई।
फांसी को टालने के लिए निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने एक दलील कोरोना महामारी की भी दी, लेकिन सारी दलीलें उस गुनाह के आगे बौनी थीं। 22 मार्च दिन रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की गई। साथ ही लोगों से यह भी कहा गया कि पैनिक बाइंग यानी सब कुछ बंद हो जाएगा, यह सोचकर चीजों का जबरन अधिक संग्रह ना करें। 22 मार्च की शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए थालियां, तालियां, शंख बजाकर कोरोना महामारी के बीच फ्रंट लाइनर्स का आभार व्यक्त किया गया। दिन पर दिन कोरोना का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। 24 मार्च शाम 8 बजे फिर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रात 12 बजे से 21 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी। महामारी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के जहन में भी दहशत पैदा कर दी थी। लखनऊ के क्लॉक टावर का प्रदर्शन भी 66 दिनों बाद मार्च महीने में खत्म हो गया। महिलाएं प्रदर्शन वाली जगह पर अपने दुपट्टे छोड़ गई थीं। उनका कहना था कि जब महामारी खत्म हो जाएगी तो वो दोबारा आएंगे। लेकिन इस भयानक महामारी ने प्रदेश ही नहीं दुनिया की शक्ल बदल कर रख दी है। तारीख 24 अप्रैल यूपी में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1621 पहुंच चुकी थी। इसमें से 226 लोग ठीक हो गए थे और 25 लोगों की मौत हुई थी। 24 अप्रैल को प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1370 थी। कोरोना के कर्मवीर और सम्मान के बीच अप्रैल महीने में एक खबर रामपुर जिले से सामने आई। आरोपों के मुताबिक 14 अप्रैल को रामपुर के मोतीपुरा गांव का एक युवक कोरोना के खतरे के बीच सैनिटाइजेशन करने गया था। इस दौरान उसका स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। बदमाशों ने युवक की पिटाई की, फिर उसके मुंह में स्प्रे कर दिया, जिसकी वजह से 17 अप्रैल को युवक की मौत हो गई। मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यूपी में कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। उधर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि कोई भी भूखे पेट न सोए। सरकारी राशन की दुकानों पर ग्राहकों की कतार लगने लगी। कई बार लोग कम अनाज के साथ ही निराश होकर घर लौटते। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने ऑपरेशन भूख के जरिए घटतौली की शिकायतों को सरकार के सामने रखना शुरू किया। मुहिम में एक अच्छा उद्देश्य था तो भला नाकाम कैसे होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया, घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। प्रदेश में कोरोना के मामले में इजाफे के बीच सरकार ने तबलीगी जमात को जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया था। उधर मुख्यमंत्री योगी कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप देकर तैयार की गई टीम 11 के साथ हर दिन बैठक कर हालातों की जानकारी लेने लगे। महामारी के बीच अचानक लॉकडाउन लागू किया गया था। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे। कई ने पैदल तो कई लोग साइकिल से हजारों किलोमीटर की दूरी नापने लगे। वापस लौट रहे मजदूरों की मदद को कई लोग आगे आए। इस बीच बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए विपक्षी दलों ने भी मजदूरों से हमदर्दी जाहिर की। मई 2020 कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 1000 बसों के इंतजाम की बात कही ताकि मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। योगी सरकार इस दावे की गहराई भांपना चाहती थी। कांग्रेस के इस प्रस्ताव को 18 मई को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी। कांग्रेस खेमे से वाहनों की सूची मांगी गई। निर्देशों के मुताबिक सूची उपलब्ध कराई गई। फिर सरकार की ओर से दावा किया गया कि वाहन की सूची में स्कूटर, ऑटो, मोटरसाइकिल के नंबर भी दिए गए हैं। हंगामा शुरू हुआ। तारीख 20 मई यूपी कांग्रेस चीफ अजय कुमार लल्लू आगरा के नजदीक भरतपुर बॉर्डर पर पहुंच गए। यहां उत्तर प्रदेश पुलिस से बसों को आगे जाने की इजाजत को लेकर नोकझोंक शुरू हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस हंगामे के बीच पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया। यूपी कांग्रेस चीफ अजय कुमार लल्लू पर हुई इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया।
16 मई से कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही इस खींचतान के बीच बसें 33 घंटे तक खड़ी रहीं। लंबे इंतजार के बाद बसों को वापस भेज दिया गया। ट्रेन, बसों समेत अलग अलग तरीके से लोग वापस अपने घरों को लौट रहे थे। इस बीच कोरोना टेस्टिंग को लेकर भी सवाल खड़े हुए। कोरोना के इस दौर में राजधानी लखनऊ का हाल बहुत खराब मिला। अस्पतालों में जगह नहीं, सीएमओ का फोन नहीं उठना। बाकी उत्तर प्रदेश पुलिस तो हमेशा ही नाम रोशन करती है। इस बार भी कोई कसर नहीं छोड़ी खाकी वालों ने। एक और किस्सा लखनऊ का ही है, जब मीडिया वालों का कैमरा यूपी पुलिस ने छीन लिया। क्या कहा यह भी देख लीजिए। बताइए बात है, क्या कैसे क्या हो गया, क्या चीज? तो आप फोन छीन लेंगे? नहीं, क्या चीज? आप फोन छीन लेंगे? तारीख दर तारीख बदलती जा रही थी। तभी 15-16 जून की रात गलवान घाटी पर भारत और चीन सेना के जवान आमने सामने हो गए। इस दौरान एक अधिकारी समेत 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश में भी इस घटना के बाद चीन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतर आए, चाइनीज चीजों का बहिष्कार शुरू हुआ। इन सबके बीच यूपी पुलिस की कहानियां इतनी हैं कि जल्द कहां खत्म होने वाली हैं। 28 जून को उन्नाव में कुछ लोग पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे। यहां उन्हें क्या कहा गया यह भी सुन लीजिए। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने 30 जून को एक रिपोर्ट आपके बीच रखी। बताया गया कि किस तरह से एक बेटा अपने पिता को लेकर अस्पताल के बाहर खड़ा रहा और अस्पताल प्रबंधन से इलाज की मिन्नतें करता रहा। पिता की मौत हो गई, लेकिन अस्पताल बहरा बना रहा। आधे घंटा लगेगा, भर्ती ले लीजिए, वक्त नहीं दिया। तो इन्होंने 10 मिनट का वक्त नहीं दिया। हमने भाई को भी कॉल किया, वो बता 10 मिनट, उसके बाद दूसरे को भी कॉल करता रहे 5 मिनट, लेकिन नहीं, इतना ही बता रहे थे पैसा हो तबाना। अंदर चले गए, अंदर की गिराते रहे, लेकिन ये घड़ी कहां रुकती है। तारीख 2-3 जुलाई। कानपुर के साथ देश जागा ही था कि खबर आई कि बिकरू गांव में विकास दुबे नाम के कुख्यात अपराधी ने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी है। यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। खाकी वालों की शहादत के बीच खाकी वालों पर ही मुखबिरी का शक था। विकास दुबे भाग निकला था। यूपी पुलिस के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गईं। विकास दुबे की प्रॉपर्टी को जेसीबी से मिट्टी में मिला दिया गया। फिर विकास और उसके गुर्गों की तलाश की जाने लगी। एक एक कर विकास के सबसे करीबी अमर दुबे समेत कई गुर्गों को मौत के घाट उतारा जा चुका था। चप्पे चप्पे पर दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की तलाश की जा रही थी। तारीख 9 जुलाई, विकास दुबे अचानक उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। वह वहां चीखा कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, लेकिन पुलिस ने उसे खामोश करा दिया। फिर विकास दुबे को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था। इस बात को लेकर सवाल उठने लगे थे कि विकास दुबे यूपी जिंदा पहुंचेगा भी या नहीं। विकास दुबे यूपी तो पहुंचा, लेकिन कानपुर से लगभग 15 किलोमीटर पहले उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इसके बाद एक एक कर कई आपराधिक वारदातों की वजह से यूपी चर्चा में रहा। इस फेहरिस्त में संजीत मर्डर केस, पत्रकार हत्याकांड जैसे कई मामले हैं। विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। गाड़ियों के हॉर्न का वो बेतहाशा शोर तकरीबन 24 करोड़ की आबादी के साथ हर रोज बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के बीच प्रदेश की राजनीति का सबसे गहरा तिलिस्म, जो बयानों के साथ लोगों से जुड़ता टूटता रहता है। वो बेहिसाब बाजार जहां सब बिक रहा है, क्वालिटी वाला भी, क्वांटिटी वाला भी, रियल वाला भी, डुप्लीकेट वाला भी। वह प्रदेश जो बैन की परिभाषा मान ही नहीं पाया। हाथों में पसीने की गंध से सना वो हर नोट बहुत इज्जतदार ढंग से लोगों का जमीर खरीद लेता है। इसी बीच सब चलते चलते रफ्तार के साथ एकदम खामोश हो गया। यह 2020 है, यह यूपी है, यह इस पूरे साल की कहानी है। देखें एनबीटी ऑनलाइन पर 2020 वाला यूपी।